Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. Now we are studying theme A, India and the World, Land and the People. और इस थीम का अब हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो हमने ओशंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जो कि इसका पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल लैंड कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े लैंडमास होते हैं जो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। उसको हम बड़े बड़े लैंडमास जो दूर दूर तक फैले होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस। आप देखेंगे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो आपको जिस मैप पे हमने ओशंस को देखा था वहीं पे आपको कॉन्टिनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। फिगर 2.3 हम देख लेते हैं। फिगर 2.3 में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ओशंस को पढ़ा था इस फिगर के अंदर। ठीक है, इस फिगर में आपको ओशंस भी देखने को मिलेंगे और वहीं पे आपको कॉन्टिनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से ओशंस पढ़े थे? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, और ये सारे जो है हमारे ओशंस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। हमारे कितने ओशंस होते हैं? 5 ओशंस होते हैं। अब हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्टिनेंट कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया कैसे होगा? एशिया प्लस यूरोप, यूरेशिया होता है। एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, हाउ मैनी कैन यू काउंट? तो इसमें पता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको हम कैसे काउंट कर सकते हैं। काउंट करने के अलग बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे यूरोप और एशिया का जो है उनको अगर हम एक ही कॉन्टिनेंट मान लें तो वो यूरेशिया बन जाता है। ऐसे ही जब हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ही कॉन्टिनेंट का एक सिंगल लैंडमास मान लेते हैं तो वो अमेरिका बन जाता है। तो इस तरीके से जो है कई तरीके हैं कॉन्टिनेंट्स को काउंट करने के। द आंसर इज़ नॉट सो सिंपल। इनका आंसर जो है देना वो इतना आसान नहीं है। एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज, क्योंकि हम ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि कॉन्टिनेंट्स इतने ही होते हैं, क्योंकि इनके जो काउंट करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस वी मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 4 and 7। तो ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स को काउंट कर रहे हैं। और कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे 4 से लेके 7 के बीच में। इन नंबर्स के बीच में आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। 4 to 7 के बीच में आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। हियर इज़ वाई, और ऐसा क्यों? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर टू बी 2 कॉन्टिनेंट्स। आप देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका जो है उसको हमने 2 कॉन्टिनेंट्स माने हैं उनको। ठीक है, और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को हमने अलग अलग माना है यहाँ पे। बट इफ़ सीन एज अ सिंगल लैंडमास, अगर हम इन दोनों का लैंडमास एक ही मान लेते हैं, दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका जो साउथ अमेरिका जो है वो एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये है हमारा साउथ अमेरिका। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है, ओके, ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये जो साउथ अमेरिका का जो पार्ट है, इसका जो पूरा जो लैंडमास है उसको हम एक सिंगल लैंडमास अगर हम मान लेते हैं तो ये जो है दोनों ही कॉन्टिनेंट जो है वो एक कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ओके, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को हम अमेरिका भी बोल सकते हैं। ओके, यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर एज 2 कॉन्टिनेंट्स। यूरोप और एशिया जो है ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स भी बोल सकते हैं इनको हम। ठीक है, और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स भी हैं। ऑल्दो द मैप मेक इट्स क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास। लेकिन मैप पे ये चीज़ दिखाई गई कि इन्होंने क्या किया है, यूरोप और एशिया जो दोनों ही कॉन्टिनेंट हैं उसको हमने एक सिंगल लैंड मास पे शो किया है। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स यूरोप evaluation has been very different from Asia's, which is why then they can be seen as 2 continents। तो इसमें ये चीज़ बताइए कि जो यूरोप कंट्री है और जो एशिया जो कंट्री है दोनों का ही जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और दोनों ही कंट्री का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो अलग अलग है। ठीक है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं ये 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। जियोलॉजिस्ट हाउएवर ऑफन रिगार्ड दैम एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड यूरेशिया। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो
नेचुरल फीचर्स की स्टडी करते हैं, जो फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते हैं अर्थ के, तो उनको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट को एक सिंगल कॉन्टिनेंट बताया है, जिसको हम बोलते हैं यूरेशिया। ओके, तो इसको हम मैप पे समझ लेते हैं कि कैसे जो है यूरोप और एशिया जो है एक सिंगल कॉन्टिनेंट बने हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये है हमारा ये वाला जो लैंडमास का जो पार्ट है, आप देखेंगे ये वाला जो पूरा जो एरिया है, इस एरिया में दो कॉन्टिनेंट आते हैं। फर्स्ट है आपका यूरोप, ठीक है, और सेकंड है आपका एशिया। जब दोनों ही कॉन्टिनेंट्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है यूरेशिया। तो दोनों ही कॉन्टिनेंट्स ने यहाँ पे क्या किया है, अपने लैंडमास को शेयर किया है और उसको हमने एक सिंगल लैंडमास पे शो करके दिखाया, यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट को। Africa and Eurasia are generally regarded as two continents but sometimes as one। तो आप देखेंगे अफ्रीका और यूरेशिया दोनों ही जो अलग अलग ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको हमने क्या किया है, एक कॉन्टिनेंट माना है, ठीक है, इसमें एक कॉन्टिनेंट मान के चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जो दोनों कॉन्टिनेंट का जो लैंडमास है उसको एक बताया है, एक ही लैंडमास से जोड़ दिया है। तो इसको भी हम मैप पे देख लेते हैं, मैप से हमको क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए इस फिगर में जो आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, ओके, ये हमारा अफ्रीका वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट और ये वाला लैंडमास जो है, इन दोनों ही लैंडमास को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, जोड़ दें इन दोनों ही लैंडमास को, तो ये एक सिंगल लैंडमास हमने इसको माना है। तो इसको हम एक सिंगल लैंडमास मान के चल रहे हैं, लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक है, मान सकते हैं हम, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ बताइए, अफ्रीका और यूरेशिया को भी हम एक सिंगल लैंडमास पे शो कर सकते हैं। लेट अस समराइज द डिफरेंट काउंट्स इन अ टेबल। तो इसमें ये बताया है कि हम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको किस तरीके से, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल दी गई है, काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे उन्होंने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया है। तो आप देखेंगे फर्स्ट इसमें गिवन है हमें 4 कॉन्टिनेंट्स। 4 कॉन्टिनेंट्स में हमें क्या गिवन है, अफ्रीका, यूरेशिया। आप देखेंगे जो हमारा 4 कॉन्टिनेंट्स जो उसमें हमें गिवन है, उसमें अफ्रीका और यूरेशिया की जो एक दोनों ही जो कॉन्टिनेंट हैं उनको एक सिंगल लैंडमास से कनेक्ट कर दिया है, उसको एक कॉन्टिनेंट माना है। अमेरिका, उसको भी ऐसे ही किया है। अमेरिका ने क्या किया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करके एक कॉन्टिनेंट शो किया है, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 कॉन्टिनेंट्स कैसे इन्होंने लिखे हैं यहाँ पे। पहला इन्होंने शो किया अफ्रीका, फिर अमेरिका को इन्होंने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक सिंगल कॉन्टिनेंट बताया है, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया में इन्होंने यूरोप कंट्री जो है और एशिया जो कंट्री है दोनों को ऐड करके एक सिंगल कॉन्टिनेंट बताया है। अब हम 6 कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं। 6 कॉन्टिनेंट्स क्या क्या हैं, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32। तो ये इसमें ये बताया है कि आप फिगर 2.3 जो है और पेज 32 की फिगर पे आपको ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं हमें फिगर 2.3 में देखने को मिल रहे हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स, तो इसमें बताया है 7 कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से बताए गए हैं। अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो अमेरिका है, दोनों ही अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को अलग अलग बताया है। यूरोप और एशिया वाला जो कॉन्टिनेंट है जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, उनको भी अलग अलग बताया है। तो इस तरीके से हमारे जो टोटल कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो 7 हैं और 7 बताए इन्होंने। In practice, the last list of 7 continents is one of the most widely adopted and used। तो आप देखेंगे ज़्यादातर हम लोग जो है वो
जब भी हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम 7 कॉन्टिनेंट्स मान के चलते हैं, और जिसको हमने यूज़ भी करते हैं, उनको अडॉप्ट भी किया है, उनको माना भी है। और इसी तरीके से जब भी हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो 7 कॉन्टिनेंट्स का हम यूज़ करते हैं। डोंट मिस आउट। यू मे हैव सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स। आप देखेंगे इस पिक्चर में, आप देखेंगे 5 ओलंपिक रिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये रिंग्स हैं, कलरफुल रिंग्स हैं, आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ओलंपिक गेम्स की रिंग्स शो की गई हैं यहाँ पे। दे सिम्बलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और तो हमें ये जो 5 ओलंपिक रिंग्स जो शो हो रही हैं, ये क्या शो कर रही हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है? तो ये एक सिंबल है, एक सिंबल शो किया गया है ओलंपिक रिंग्स का, जो हमें ये बताता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो एक साथ मिलके स्पोर्ट्स खेलते हैं। द रिंग्स वर चूजन टू रिप्रेजेंट 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो रिंग्स जो हैं ये 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स की ली गई हैं। इनहैबिटेड मीन्स क्या होता है? जहाँ पे दुनिया में लोग रहते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो ये ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग और आपको ह्यूमन बींग की लाइफ और प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। वो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो ये जो 5 रिंग्स हैं ये हमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताती हैं। ओके, और आप एक चीज़ और देखेंगे, इसमें कॉन्टिनेंट इंक्लूड नहीं है। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है? वो है, आप देखेंगे, अंटार्कटिका। वो कॉन्टिनेंट हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया है? वो कॉन्टिनेंट हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा ही आपको कोल्ड क्लाइमेट वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो है हमने यहाँ पे अंटार्कटिका जो है वो कॉन्टिनेंट नहीं लिया है। नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑन पेज 36 विच इज़ बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। अब हम जो है पेज 36 पे एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हमें 7 कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं। इट डज नॉट शो देयर एक्चुअल शेप बट देयर रिलेटिव साइज। उसमें हमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके एक एक्चुअल जो वास्तविक जो उनकी शेप्स होती है उसको तो नहीं दिखाया है, लेकिन उनके साइज़ के बारे में बताया है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट्स के साइज़ के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट आप देखेंगे इसमें आपको नॉर्थ अमेरिका दिया गया है बॉक्स के अंदर। सेकेंड आप साउथ अमेरिका को देखेंगे, फिर यूरोप, फिर एशिया, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे बॉक्स में आपको दिए गए हैं। ये बॉक्स में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अंटार्कटिका। ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका एरिया कितना है। ठीक है, इनका साइज़ कितना है इन कॉन्टिनेंट्स का। तो लेट्स एक्सप्लोर, ये एक्टिविटी अब हम करेंगे। काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट। तो इसमें ये बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो स्क्वायर्स जो गिवन है इसमें उन सारे स्क्वायर्स को, सारे कॉन्टिनेंट्स के स्क्वायर्स को आपको काउंट करना है और फिर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। तो हम पहले देख लेते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स के। मैं आपको बता देती हूँ कि सारे कॉन्टिनेंट्स के ने कितने कितने बॉक्स जो हैं ऑक्यूपाई किए हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारा एशिया। तो आप देखेंगे जो एशिया जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें आपको 44 बॉक्स देखने को मिलेंगे। ओके, जब आप काउंट करेंगे तो ये बॉक्स 44 होंगे। ठीक है, वैसे ही हम यूरोप का देख लेते हैं। यूरोप के जब हम बॉक्स काउंट करेंगे तो ये 10 है। ओके, ऑस्ट्रेलिया का जब हम बॉक्स काउंट करते हैं तो वो 8 है। अफ्रीका के काउंट करते हैं तो ये 30 है। ओके, 30 है। एंटार्कटिका के जब हम काउंट करेंगे तो 13 है। और नॉर्थ अमेरिका का जब हम काउंट करते हैं तो ये 17 है। और साउथ अमेरिका का जब हम काउंट करते हैं तो ये 18 है। तो इस तरीके से हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के जो बॉक्सेस हैं उनकी नंबरिंग लिख दी है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो काउंट कर चुके हैं। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अब हम देखेंगे इन बॉक्स की नंबरिंग के हिसाब से कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा बड़ा है और कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा छोटा है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? आप देखेंगे एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा जो है इसमें कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसके बॉक्सेस ही कम है। उसके बॉक्सेस 8 हैं और एशिया के बॉक्सेस सबसे ज़्यादा हैं। आप जब इन सारे बॉक्सेस में आप कंपेयर करेंगे सारे कॉन्टिनेंट्स के बॉक्सेस को
तो एशिया जो है उसके बॉक्सेस सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम किसके बॉक्सेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के। तो ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आंसर है इन दोनों क्वेश्चन का वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। विच वन इज़ लार्जर, इसमें पूछा है आपको बताना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट इन दोनों कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बॉक्सेस हमारे कितने हैं, 17 हैं। साउथ अमेरिका के बॉक्सेस कितने, 18 हैं। तो हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा बड़ा होगा, साउथ अमेरिका बड़ा होगा। ओके, इसमें हम टिक कर देते हैं। फिर अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा होगा, अफ्रीका के बॉक्सेस 30 हैं और नॉर्थ अमेरिका के बॉक्सेस 17 हैं। तो इट मीन्स अफ्रीका जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऐसे एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो एंटार्क्टिका ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट कौन सा होगा, एंटार्क्टिका का आप देखेंगे 13 बॉक्सेस हैं और ऑस्ट्रेलिया के आप देखेंगे 8 बॉक्सेस हैं। तो इट मीन्स एंटार्क्टिका जो है इस वो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया से, जब उसको हम कंपेयर करते हैं। तो रिकलर द डायग्राम by having a single color for Europe and Asia and rename the result as Eurasia। तो इसमें बताया है जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया और यूरोप, इसको हमें क्या करना है, एक सिंगल वो मान के चलना है, सिंगल लैंड मास। जब इसको हम एक पूरा सिंगल लैंड मास जब हम मान लेंगे फिर इसको ये क्या बन जाएगा, यूरेशिया बन जाएगा। और आपको क्या करना है, इसको कलर भी करना है। तो आप अपनी चॉइस से इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पता है कंपेयर इट साइज विद साउथ अमेरिका, तो आपको इसका साइज़ भी कंपेयर करना है। जब हम यूरोप और एशिया का जब हम मतलब बॉक्सेस को जब हम ऐड करेंगे, एरिया को जब हम देखेंगे तो टोटल इसका हो जाएगा 54। तो जब आप इसको साउथ अमेरिका के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो एशिया और यूरेशिया होगा, ठीक है, साउथ अमेरिका नहीं होगा। तो साउथ अमेरिका का साइज़ छोटा होगा और यूरेशिया का साइज़ बड़ा होगा। राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो इसमें बताया है कि आपको एक लिस्ट बतानी है कॉन्टिनेंट्स की, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट से लेके आपको लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे छोटा कॉन्टिनेंट लेना है। तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। उसके बाद हमारा जो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है, ओके। फिर आप देखेंगे उसके बाद आपको कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद एंटार्क्टिका है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और उसके बाद आपको मिलेगा अफ्रीका, फिर एशिया। तो इस तरीके से जो है हमने आपको अभी नंबरिंग बताई कि किस तरीके से जो है कॉन्टिनेंट्स जो है एक लिस्ट बताई कि सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, छोटे से लेके हमें बड़े कॉन्टिनेंट पे जाना है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमारा जो कॉन्टिनेंट आएगा वो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे यूरोप है और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे वो है एंटार्क्टिका, ओके। थर्ड नंबर पे हमारा एंटार्क्टिका है। फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, ओके, फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है और फिफ्थ नंबर पे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका, ओके। ऐसे ही आपको सिक्स्थ नंबर पे जब आप देखेंगे तो वो अफ्रीका है, ओके। और सेवन्थ नंबर जो हमारा लास्ट है उसमें आपको एशिया। तो ये मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स की जो नंबरिंग करके बताई है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बताई है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइसलैंड्स क्या होते हैं, if you have carefully observed the two maps earlier in this chapter, figure 2.2 and 2.3, you may have noticed that the continents do not include all land masses। तो इसमें बताया है जब हमने पार्ट 1 जब वीडियो जब इसकी देखी थी इस चैप्टर की, तो उसमें आपने देखा था कि 2 मैप देखे थे हमने स्टार्टिंग में। एक फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर का था वो मैप और दूसरा था हमारा साउथ हेमिस्फीयर वाला, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोलते हैं। तो जो हमने वो जो मैप देखा था तो आपने उस पर देखा होगा कि कॉन्टिनेंट्स जो है, जब हमने उसको उस पर कॉन्टिनेंट्स देखे थे, डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मास। तो जो कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट था उन हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है, उसमें वो सारे ही पूरा एरिया जो है वो कॉन्टिनेंट से कवर नहीं था। उसके आसपास आपको कुछ एरिया ऐसा भी था जहाँ पे ओशंस थे, जहाँ पे पानी था। तो यही चीज़ इन्होंने इसमें बताई है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैं आपको एक बार ये शो भी कर देती हूँ, ठीक है, शो कर देती हूँ इस चैप्टर के अंदर।
कहाँ है वो चीज़ आपको शो कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। वो बहुत स्टार्टिंग पर था, ये है वो पिक्चर, ठीक है, जिसमें हमने देखा था मैप्स ऑफ द अर्थ एज सीन अबव फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड अबव द साउथ पोल। तो आप देखेंगे ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एरिया है, तो इस एरिया में आपको ये वाला पार्ट तो क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स के पार्ट है, और ये भी कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है जिसको हम लैंड मास बोलते हैं, और ये वाला जो एरिया ये क्या है, वाटर है, ठीक है, इसी को हम ओशन बोलते हैं। सेम आप इसको इसमें भी देख सकते हैं, इस वाले पिक्चर में आप देखेंगे ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, और ये लैंड मास है। तो कुछ लैंड मास आप देखेंगे, सारे ही लैंड मास मतलब पूरा एरिया जो है वो लैंड मास ने ही कवर नहीं किया है, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी थी आप देखेंगे उसमें कुछ छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं लैंड के, जैसे ये छोटा सा पीस है लैंड का, ओके, इसके चारों तरफ आप देखें यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, तो इसको ही हम बोलते हैं आइसलैंड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वीप, जिसके चारों तरफ ऐसा टुकड़ा लैंड का जिसके चारों तरफ आपको पानी देखने को मिलता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, आइसलैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वीप। ठीक है, मैंने आपको बताया आइसलैंड्स क्या होते हैं। सम स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड्स आर लेफ्ट आउट, जो छोटे छोटे पीसेस लैंड के बच जाते हैं, और सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, जिसके चारों तरफ पानी होता है, दे आर कॉल्ड आइसलैंड्स, उनको हम आइसलैंड्स बोलते हैं, और इसको आइसलैंड्स को हिंदी में बोलते हैं द्वीप। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड आइसलैंड्स। तो इसमें पता है कि आप देखेंगे कॉन्टिनेंट के आसपास भी पानी था, मैंने आपको बताया था अभी, बट वो इतने लार्ज हैं कि उनको हम आइसलैंड्स नहीं मान सकते। कॉन्टिनेंट्स का लैंड मास इतना ज़्यादा है कि उसको हम आइसलैंड्स नहीं मान सकते, उसके आसपास भी वाटर है, लेकिन जो हमारे आइसलैंड्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस हैं लैंड के, जिनकी चारों तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा, उनको हम आइसलैंड्स बोलते हैं। अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड आइसलैंड्स, तो आइसलैंड्स और कॉन्टिनेंट में यही डिफरेंस है कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े लैंड मास होते हैं, ठीक है, और जो हमारा आइसलैंड होते हैं वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होते हैं, वो भी पानी से चारों तरफ से घिरे होते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी घिरे होते हैं, लेकिन उनको हम कॉन्टिनेंट्स को हम आइसलैंड्स नहीं बोल सकते हैं। देयर आर लैक्स ऑफ आइसलैंड्स ऑन द प्लैनेट्स ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस। आप देखेंगे बहुत सारे आइसलैंड जो हैं हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी जो आपको आइसलैंड्स जो देखने को मिलेंगे वो अलग अलग साइजेस के देखने को मिलेंगे, आपको सेम साइजेस के देखने को नहीं मिलेंगे, ओके। डोंट मिस आउट, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको हम रीड कर लेते हैं। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड्स इन द वर्ल्ड, लोकेट इट ऑन अ ग्लोब और मैप। आप देखेंगे जो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइसलैंड माना जाता है पूरी दुनिया में, इसको आप मैप पे भी देख सकते हैं और ग्लोब पे भी देख सकते हैं। यू वुड हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज। अगर आपको जब आप इसका एरिया कंपेयर करेंगे ग्रीनलैंड का, तो ग्रीनलैंड का एरिया जब आप कंपेयर करेंगे तो जो इंडिया के जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, 10 इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स का एरिया जब आप लेंगे वो इक्वल होगा जो ग्रीनलैंड जो हमारा आइसलैंड है उसके एरिया के इक्वल। तो इसके लिए हमें इंडिया के 10 स्टेट्स लेने पड़ेंगे, वो भी लार्ज स्टेट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके जो है ग्रीनलैंड जो आइसलैंड है उसका एरिया इनके इक्वल बैठेगा। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइसलैंड्स। आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो हैं वो 1300 छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं। दीज इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स, तो 2 आइसलैंड्स ऐसे हैं जिनके ग्रुप्स बने हुए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। आप देखेंगे अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड्स जो है वो आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे, जो कि बे ऑफ बंगाल जो है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लक्षद्वीप आइसलैंड्स को देखते हैं, एंड लक्षद्वीप आइसलैंड्स इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेंगे, और अरेबियन सी कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में। सी फिगर 2.4, इसके लिए आपको पता है कि आपको फिगर 2.4 को देखना है, तो मैं आपको शो कर देती हूँ फिगर 2.4। फिगर 2.4 में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि देखिए ये है हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड। लक्षद्वीप आइसलैंड के पास क्या है, अरेबियन सी है, और बे ऑफ बंगाल के पास क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है। और अरेबियन सी किस साइड है, अरेबियन सी वेस्ट साइड देखने को मिलेगी आपको,
उसी साइड आपको लक्षद्वीप आइसलैंड देखने को मिलेगा। ऐसे ही बे ऑफ बंगाल जो है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। उसी के नीचे आपको अंडमान और निकोबार आइसलैंड देखने को मिलेगा। Since 1981, the India Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. 1981 में इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम जो है ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और जिसमें अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बताया गया था कि जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और उस क्लाइमेट में ह्यूमन लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे बर्फ़ की चादर बिछी हुई है इस कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड हार्श एनवायरनमेंट, सी द वाइट एक्सपेंस एट द बॉटम ऑफ फिगर 2.1। आपने फिगर 2.1 में बॉटम में नीचे की साइड आप देखेंगे बॉटम में वहाँ पे आपको वाइट एक्सपेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो एरिया जो है वो आइस से कवर्ड है, विच इज़ मोस्टली आइस, जो कि क्या है बर्फ़ की चादर बिछी हुई है इस पर। In 1983, India established its first scientific base station there called दक्षिण गंगोत्री। तो इंडिया ने अपना पहला जो है स्टेशन जो स्टेबलाइज किया था वो था उसका दक्षिण गंगोत्री। 2 more bases were established later। बाद में और भी स्टेशन इस तरीके के रिसर्च स्टेशन जो है वो स्टेबलाइज हुए थे, लेकिन जो फर्स्ट रिसर्च स्टेशन जो स्टेबलाइज हुआ था वो था दक्षिण गंगोत्री। About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region, especially on the evolution of climate and environment। तो 40 लोगों की टीम्स थी इंडियन साइंटिस्ट की, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की इस वाले एरिया में और उन्होंने ये भी पता लगाया कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, पहले कैसा था, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, अब यहाँ के क्लाइमेट में क्या चेंजेस आए हैं। तो इनके बारे में इन्होंने स्टडी किया इन साइंटिस्ट लोगों ने। The settlement where the scientists live has a library and even a post office। जिस जगह पे साइंटिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है इस वाले कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और एक पोस्ट ऑफिस भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम ओशंस एंड लाइफ, ओशन और लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ओशन और कॉन्टिनेंट्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में एंड इफ़ेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। और इनका हमारी लाइफ पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो इनका आपको देखने को मिलेगा। इवन इफ़ यू डू नॉट नोटिस इट, हम जो हमारी लाइफ पे ओशन और कॉन्टिनेंट्स का जो इफ़ेक्ट देखने को हमें मिलता है उसको हम देखते नहीं हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी लाइफ पे इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। We have mentioned that oceans send rain to the continents. This is a part of the Earth's water cycle, which you will study further in science। तो ओशंस का क्या रोल है? ओशंस क्या करते हैं? वो हमारे लैंड मास जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें बारिश लेके आते हैं। ओशन की वजह से ही तो बारिश पॉसिबल है, बिना ओशंस के बारिश जो है वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर साइकिल। तो और जो मतलब कि ओशन जो है उसकी वजह से बारिश हो रही है, और ये जो बारिश जो हो रही है ये हमारी पूरी वाटर साइकिल जो है वो ओशन की वजह से ही पॉसिबल हो रही है। जो हमारी अर्थ पे जो वाटर साइकिल जो चल रही है, एवापरेशन की, फिर कंडेंसेशन की, फिर प्रेसिपिटेशन की, तो ये जो लाइफ साइकिल जो हमारी अर्थ पे जो पॉसिबल है हमारे कॉन्टिनेंट्स पे, वो बिकॉज ऑफ ओशन ही है, जिसके बारे में आप जो है वो आगे साइंस की जो आपकी क्लास होगी 7th 8th उसमें इस वाटर साइकिल के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ओशन का क्या रोल है वाटर साइकिल को बनाए रखने में। विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल। अगर आप देखेंगे अगर ओशन ही नहीं होंगे तो बारिश ही नहीं होगी। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। तो अर्थ क्या बन जाएगा? एक रेगिस्तान जैसा बन जाएगा। ठीक है। मोर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस फ्लोरा विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लानट लंग्स। तो आप देखेंगे जो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें मोर देन हाफ जो वर्ल्ड की जो ऑक्सीजन है वो जो ओशंस में जो प्लांट की जो स्पीशीज़ रहती है जिनको हम फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से पॉसिबल है। उसी की वजह से जो है ऑक्सीजन जो गैस है वो पूरे वर्ल्ड तक, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड तक जो पूरी दुनिया है, इसी की वजह से जो ऑक्सीजन गैस जो है वो लोगों को मिल रही है।
विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लानट लंग्स। इसी वजह से, क्योंकि ये जो है ओशंस जो है, ओशंस में जो स्पीशीज़ रहती हैं, जो प्लांट स्पीशीज़ रहती हैं, उनके वजह से ही तो हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है। इसीलिए इनको प्लानट्स लंग्स बोला गया है, ओशंस को। ठीक है, ओशंस के जो फ्लोरा हैं उनको बोला गया है द प्लानट लंग्स। The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on Earth. Oceans का काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्लाइमेट को मेंटेन कैसे करना है, और जो बहुत सारे जो लिविंग बींग्स जो इस धरती पे रहते हैं, तो उन सबको किस तरीके से इस पूरी लाइफ साइकिल को चलाना है, तो उसमें भी जो है ओशंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ओशंस काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट को मेंटेन करने में। ठीक है, ओशंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज। From early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions, to trade in all kinds of ports, to conduct military campaigns, and as a source of food through fishing. तो इसमें बताया ओशन का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ह्यूमन की लाइफ के ऊपर, और वो कई तरीक़ों से पड़ता है। ठीक है, पुराने ज़माने के जो लोग थे वो ओशन और सीज का यूज़ करके वो एक रीजन से, एक एरिया से दूसरे एरिया पे पहुंचते थे विद द हेल्प ऑफ शिप। ओके, और वो शिप के वो इस समुद्र के वजह से ही क्या था, ट्रेड भी पॉसिबल था पुराने ज़माने में। तो आप देखेंगे हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स आए थे और जो यूरोपियंस आए थे, तो उन्होंने जो ट्रेड जो किया था वो सी रूट के ज़रिए ही किया था। ठीक है, और जो ट्रेड किया था वो उन्होंने वेरियस गुड्स का किया था, कई प्रकार के गुड्स का किया था। हमारे देश से, हमारी जो कंट्री है इंडिया से स्पाइसेस जाते थे यूरोप, फिर जाके वो अपने वहाँ पे कंट्री में उसको सेल करते थे। टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स, जो मिलिट्री के जो कैंपेन्स होते हैं वो भी सी रूट्स पे ही पॉसिबल हैं। एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग, और जो आप देखेंगे जो ओशंस हैं, जो सीज़ हैं, इसी की वजह से तो जो ऑक्यूपेशन है फिशिंग वो पॉसिबल है। फिशिंग क्या है, फिशिंग हमें फूड प्रोवाइड करती है। ओशंस हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओशन जो है उन्होंने क्या, ओशंस की वजह से क्या है, जो आज आप देखेंगे जो लोग कोस्टल रीजन्स में रहते हैं तो उनका जो ऑक्यूपेशन क्या है, वो फिशिंग करते हैं। तो वो ओशंस की वजह से ही पॉसिबल है। वहाँ के जो उनका जो कल्चर है, वो जो लोग तट के किनारे रहते हैं तो उनका जो कल्चर है, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो मेनली फिशिंग ही होता है। तो उनकी, और वो जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, और किस तरीके से वहाँ के लोग जो हैं अपनी लाइफ को चला रहे हैं, अपनी जीविका कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो ओशन पे ही डिपेंड है वो लोग। ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी गॉड्स एंड गॉडेस, सी मॉन्स्टर, ट्रेजर्स फ्रॉम द सी, द ओशन डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स। तो आप देखेंगे किसी ने समुद्र को, किसी ने समुद्र को देवता कहा है, किसी ने समुद्र के बारे में उन्होंने जो भी कहानी और जो कथाएं हैं, जो एक सी के बारे में जो हैं, किसी ने समुद्र को देवता बताया है, किसी ने देवी बताया है, और किसी ने उनको खजाना बताया है, किसी ने राक्षस बताया है। और तो बहुत सारी जो कथाएं हैं आपको, और बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो आपको ओशंस पे देखने को मिलेंगी। और किसी ने ओशन को क्या बताया है, द ओशंस डेंजर, ओशन जो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और किसी ने ओशन को क्या बताया, ये हमारे लिए वरदान है, ब्लेसिंग्स हैं। ओके, डोंट मिस आउट। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डेजिग्नेटेड जून 8 एज वर्ल्ड ओशन डे। तो यूनाइटेड नेशन ने एक डे जो है वो डिसाइड किया है, जो कि है जून 8। उन्होंने बताया इस डे को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करने के लिए बताया है, टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ अस मेजर रोल द ओशंस प्लेस इन एवरीडे लाइफ। तो उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो वर्ल्ड ओशन डे, जो उन्होंने एक डे इसको डिसाइड किया है, वो ये हमें बताता है कि ओशन का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। ठीक है, इट सर्व एज अ लंग्स ऑफ अ प्लानट, ये हमारे प्लानट का फेफड़ा है। कैसे है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ओशंस। ए मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन, और ओशन से हमें फूड, भोजन भी मिलता है। भोजन में क्या है, फिश,
मेडिसिन्स दवाइयाँ भी बनती हैं, एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। और ये हमारे जो बायोस्फीयर जो लैंड जो पार्ट है, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जो है वो क्या होता है, बायोस्फीयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है और जो हमारा लिथोस्फीयर है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो लाइफ हमारी पॉसिबल हो रही है, इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ओके, इसी की वजह से जो है वो लाइफ पॉसिबल है। ओके, साइंटिफिक स्टडीज़ हैव शोन हाउ द ओशंस आर पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं वो ये बताती हैं कि ओशंस को लोगों ने कैसे पॉल्यूट किया है, ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए लोगों ने वेस्ट फेंका है, बहुत सारा वेस्ट उसी के अंदर फेंक देते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं। वी थ्रो सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशंस एवरी ईयर। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ओशंस के अंदर हर साल फेंकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ का सारा कचरा जो है वो ओशंस के अंदर जा रहा है, चोकिंग मैराइन लाइफ। तो इससे क्या हो रहा है, जो मैराइन लाइफ है, जो ऐसे जीव जंतु जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और जो ओशंस के अंदर रहते हैं, तो उनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशंस, और उस वजह से क्या बहुत सारा पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। इस वजह से जो पॉल्यूशन जो हो रहा है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट जो है वो ओशन के अंदर जा रहा है, तो ओशंस क्या हो रहे हैं, वो पॉल्यूट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो ओशंस जो है वो उनको हम लोगों ने क्या किया है, ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए जो ओशंस हैं वो हमारे प्रदूषित हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट द मैराइन इन्वायरमेंट इज़ अंडर थ्रेट, और इसी वजह से जो हमारा मैराइन इन्वायरमेंट है वो एक खतरे में है। इट मीन्स जो भी स्पेसिस उसके अंदर रहती हैं, सर्वाइव करती है, उनके लिए ये खतरा है। अगर पानी ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओवर फिशिंग, एक्सेसिव फिशिंग इज़ अनदर कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मैराइन लाइफ। ओवर फिशिंग और एक्सेसिव फिशिंग, इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फिशिंग करेंगे तो इससे भी क्या होता है, जो हमारी मैराइन लाइफ है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लानट एंड ह्यूमैनिटी। तो ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने ओशन को सुरक्षित करना है, और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हमें ये जो हमारा ओशन है उनके लिए भी हमें इसको पोल्यूट नहीं करना है, इसको सेव करना है। ओके, और हमें जो हमारे ह्यूमैनिटी है, जो हम लोग जो हैं, जो ह्यूमंस लोग हैं, उनको हमें अवेयर भी करना है इस चीज़ के बारे में कि हमें ओशंस को सेव करना है, ओशंस को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसमें जो भी मैराइन लाइफ रहती है उनके लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। तो उनकी सुरक्षा करना हमारा काम है, और हमें लोगों को ये एजुकेट भी करना है, उनको अवेयर करना है इस चीज़ के बारे में कि हमें ओशंस को पॉल्यूट नहीं करना है। बिफोर वी मूव ऑन, द अर्थ सरफेस हैज़ वास्ट वाटर बॉडीज़ कॉल्ड ओशंस। जो अर्थ के ऊपर आप बड़ी सी वाटर बॉडीज़ जो देखते हैं वो क्या है, वो ओशंस है, जिसको हम पानी बोलते हैं। एंड लार्ज लैंड मास कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो आप देखेंगे बड़े बड़े लैंड के टुकड़े जो हैं वो दूर दूर तक फैले हुए हैं, उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। आप देखेंगे ओशंस जो है, एक ओशन दूसरे ओशन से क्या है, जुड़ा हुआ है, वो सेपरेट नहीं है। कॉन्टिनेंट्स में भी काउंटेड इन वेरियस वेज, द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7। तो कॉन्टिनेंट्स को हम अलग अलग तरीके से काउंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 7 हैं। टोटल कॉन्टिनेंट्स जो है वो हमारे 7 हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज़ मोर लैंड दैन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसमें ये बताया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला जो पार्ट है वहाँ पे लैंड एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको पानी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओशन सपोर्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ मैराइन लाइफ एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट। ओशंस जो है वो, जो मैराइन लाइफ जो है वो ओशन को सपोर्ट करती है। जितने भी जीव जंतु जो ओशंस के अंदर रहते हैं तो उनकी लाइफ जो है वो ओशन की वजह से ही पॉसिबल है। एंड और वो हमारा क्लाइमेट है उसको मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ओशंस। दे आर नाउ सीरियसली इफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी एंड नीड और कलेक्टिव प्रोटेक्शंस। तो हम लोग ने क्या किया है, हमारे जो ओशंस है
उसको पॉल्यूट किया है, तो उसको हमको पॉल्यूट नहीं करना है, उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।